बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था पर्सनालिटी डिसऑर्डर की सीरीज़ को, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर को। क्लस्टर बी को हमने स्टार्ट किया हुआ था, उससे पहले हम लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन को रिवाइज करते जाएंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपके पास बेसिकली ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ बिहेवियर और इनर एक्सपीरियंस में डिफरेंस नज़र आता है। अब इंसान की जो पर्सनालिटी होती है वो जो है आपके पास वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलकर बनी हुई होती है। उसमें आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को इंडिविजुअलाइज करते हैं आपको दूसरे पर्सन से, कि आप दूसरे पर्सन से डिफरेंट नज़र आते हैं उनकी वजह से। अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको आप शो करते हैं अपने बिहेवियर के अंदर, उनको आप शो करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, अपनी डेली लाइफ में आपका उठना बैठना, आपका जितने भी जो भी बिहेवियर्स होते हैं वो रिलेट करते हैं आपकी पर्सनालिटी से, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन बिहेवियर्स और इन जो पैटर्न्स हैं बिहेवियर के, या जो थिंकिंग पैटर्न इन बिहेवियर्स के पीछे हैं, या फिर आपके पास जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप दूसरे लोगों से किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से रिलेट करते हैं, किस तरह से रिलेशनशिप रखते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो आपकी एक पर्सनालिटी बनती है जो आपको दूसरे लोगों से डिफरेंट करती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि आप इन डिसऑर्डर को बिफोर 18 डायग्नोज नहीं कर सकते। इन डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए आपके पास जो स्पेसिफिक एज लिमिट होती है वो +18 यानी 18 या 18 से अबव होना चाहिए आपके पास क्लाइंट या पेशेंट जो भी आएगा। तब आप जाकर इन डिसऑर्डर्स की तरफ आपका जो है वो ध्यान जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है 14-15 साल का, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या इस तरह से, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनके लिए जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि +18 का होना चाहिए पर्सन को। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हमने क्लस्टर बी के डिसऑर्डर को डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ था। ऑलरेडी 2 डिसऑर्डर्स को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम इसमें मौजूद थर्ड डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे एंड अगेन से फिर हम इसकी डेफिनेशन को रिवाइज करते जाते हैं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्लस्टर बी में कौन से डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरेक्टिक, इमोशनल एंड ड्रामेटिक बिहेवियर्स। इन लोगों का जो बिहेवियर होता है बहुत ही ड्रामेटिक किस्म का होता है, बहुत ही इमोशनल किस्म का होता है और इरेक्टिक किस्म का होता है, अजीब सा बिहेवियर होता है। और इसमें आपके पास हम एंटी सोशल को भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बॉर्डर लाइन और हिस्ट्रॉनिक को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी एंटी सोशल, बॉर्डर और हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ऊपर, तो आप जाकर मेरे चैनल पर इन वीडियोस को देख सकते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये डिसऑर्डर होता क्या है, इसके बिहाइंड काजेज़ या रिस्क फैक्टर्स कौन-कौन से हैं। देन हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रेवलेंस के बारे में और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके सिम्पटम्स अकॉर्डिंग टू DSM-5। जो हमें DSM-5 में कुछ सिम्पटम्स दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट को, कि इसका ट्रीटमेंट किस वे में किया जाता है या फिर किस वे में किया जा सकता है। ये आपको यहाँ पे एक कंप्लीट वीडियो मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन के बारे में। तो आपके पास जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन है उसमें आपके पास क्या आ जाता है कि ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है, ये ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें लोग अनरीजनेबली हाई सेंस ऑफ देयर और इम्पोर्टेंस, इनको अपनी अहमियत उजागर करना बहुत अच्छा लगता है। इनको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत जो है वो वेल सेटल्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है वो वेल ड्रेस्ड हैं। इन लोगों के सेंस ऑफ ड्रेसिंग, इन लोगों को अपने आप पे वो कहते हैं ना एक प्राउड फील होता है इन लोगों को अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे। अच्छा, ये कोई भी काम करते हैं ना तो अपने लिए नहीं करते, अपनी ज़ात के लिए नहीं करते। ये दूसरों से एडमायरेशन हासिल करने के लिए ये काम कर रहे होते हैं। अगर इन्होंने नई गाड़ी ली है तो ये सोच के लेते हैं कि दूसरे मेरी तारीफ़ करेंगे। अगर इन्होंने घर लिया है, ये कोई कपड़े लिए हैं, तो इनका यही ख़्याल होता है कि दूसरे मेरी तारीफ़ करेंगे, ठीक है? ये उन लोगों को शो करने के लिए, लोगों से तारीफ़ लेने के लिए, लोगों से बर्तरी हासिल करने के लिए ये लोग जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। बजाए इसके कि ये लोग इसलिए करें कि इनकी सेल्फ जो है वो इनको सैटिस्फैक्शन मिले या फिर ये सैटिस्फैक्शन को सीक कर सकें। ये लोग, इन लोगों का ये जो है वो माइंडसेट नहीं होता, सॉरी, ये थिंकिंग नहीं होती इस तरह की।
दूसरी चीज़, इन लोगों को लगता है कि ये बहुत ही परफेक्ट लोग हैं। इन लोगों को लगता है कि हर चीज़ बहुत परफेक्टली कर रहे होते हैं, ठीक है? इन लोगों को लगता है कि ये बहुत ही परफेक्ट इंसान है, कोई भी काम ये करेंगे तो ये बोलेंगे मैंने परफेक्ट किया है। दूसरे कोई भी इंसान है, चाहे वो उनका फ्रेंड्स है, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे वो कोई भी है, उनकी तारीफ़ नहीं करेंगे, ठीक है? फैमिली की कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये लोग जो हैं वो अपनी फैमिली को एडमायर कर रहे होते हैं, अपने आप को एडमायर कर रहे होते हैं। जब वो एक सोसाइटी में, ग्रुप में खड़े होते हैं तो इन लोगों से आपको कोई और बात जो है वो नहीं मिलेगी सिवाय इसके कि मैंने ये किया, मेरी फैमिली में मेरे बच्चों ने ये किया, मेरी वाइफ ने ये किया। बहुत ज़्यादा ये जो है ना वो तारीफ़ें करते हैं अपनी और अपने बच्चों की, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो लेना चाहते हैं, और पीछे कोई रीज़न नहीं होता, बिहाइंड कोई रीज़न नहीं होता। इन लोगों को ग्रैंडियोसिटी होती है। जब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इन लोगों को ग्रैंडियोसिटी भी होती है, जिसकी बेस पे ये लोग ये रिसीव कर रहे होते हैं, ये इमेजिन कर रहे होते हैं कि इनके पास बहुत ही पावर है, इनके पास बहुत ही वेल्थ है, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से लोगों को इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इनके पास कोई इस तरह की चीज़ है जिनकी वज़ह से लोगों को इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, अहमियत देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इनके लिए अपनी अहमियत जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। दे नीड एंड सीक टू मच अटेंशन एंड वांट पीपल टू एडमायर। ये चाहते हैं कि लोग इनकी तारीफ ही करते रहें। पीपल विद दिस डिसऑर्डर में लैक द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और केयर अबाउट द फीलिंग ऑफ अदर्स। अभी दूसरे लोगों की तकलीफ का अंदाजा नहीं लगाते, दूसरे लोगों की फीलिंग्स का जो है वो अंदाजा नहीं करते। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि लोग अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, दूसरों को कभी भी एडमायर नहीं करेंगे, चाहे वो कितने ही अच्छे हों। अब ये किसी के घर गए हैं या किसी के फंक्शन में गए हैं, फैमिली में गए हैं, या फिर किसी को इन्होंने देखा है एक ड्रेस पहने हुए, जेलसी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और इसी की वजह से इन लोगों को ये लग रहा होता है कि लोग इनसे भी जेलस होते हैं। क्यों? हालाँकि होता ये इनकी अपनी इमेजिनेशंस हैं कि ये लोगों से जेलस हो रहे होते हैं, ये इनकी अपनी एक करैक्टर होता है, लेकिन जो ये फ़ील कर रहे होते हैं, जो ये सोच रहे होते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं कि लोग इनसे जेलस हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दे रही थी कि अगर इनके सामने कोई ऐसा इंसान आ गया है जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं या जो भी है, ये बजाय इनकी तारीफ़ करने के ये क्या कहेंगे, उसमें जो है वो ख़ामियाँ निकालना तलाश करना स्टार्ट कर देंगे कि तुम्हारा इयररिंग्स नहीं ठीक, तुम्हारे जो है वो बाल देखो किस तरह से अजीब से हुए हैं, बाकी सारा तो ठीक है, लेकिन ये मतलब कोई ना कोई ये कमी निकाल कर ही आपको देंगे, और अपने बारे में इनका ये ख़्याल होता है ये बहुत ही परफेक्ट होते हैं। हाँ, ये आपको नज़र जब आते हैं बहुत ही वेल ड्रेस्ड, बहुत ही जो है वो चार्मिंग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ये लोग, क्योंकि इन ये लोग अपने आप पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करते हैं। बेशक इनके पास इतनी मनी है या नहीं है, लेकिन ये उससे बढ़ चढ़ कर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए, अपने आप को चार्म अपने अंदर लेके आने के लिए ये अपनी हैसियत से बढ़कर अपने ऊपर भी हर्ष करना चाहते हैं और करते भी हैं। ठीक है? कि लोगों को ये लोग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएँ और दूसरों की तारीफ़ नहीं करते। और जब दूसरों की तारीफ़ नहीं करते या दूसरों को इस तरह से डिसहार्ट करते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जब बताते हैं, हालाँकि वो चीज़ ना भी होगी तब भी वो उस चीज़ को एड्रेस कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि दूसरे हर्ट होते हैं, लेकिन इस चीज़ से उनको कोई परवाह नहीं होती। हर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, दे डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है? सेकंड वन जो मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो पर्सन होते हैं वो कभी भी दूसरों को अप्रोच नहीं करते। यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखिए क्या कि जो एनपीटी का पर्सन होता है, वो एनपीटी का पर्सन जो है हमेशा अपने से लोअर क्लास फैमिलीज़ में रहना पसंद करता है, जो इनसे स्टेटस में थोड़े लो हो, इनसे जो है वो रैंक पे भी लो हो सकते हैं, इनसे खूबसूरती में भी लो हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इनको अपनी किस चीज़ पे गरूर है। अपनी खूबसूरती पे गरूर है, अपनी पर्सनैलिटी पे है, अपनी गाड़ी पे है, अपने मतलब पैसे पे है, जिस चीज़ पे भी होगा ना उससे लोअर को तलाश करेंगे, क्योंकि जब लोअर लोग इनकी तारीफ़ करते हैं तो इनको सैटिस्फैक्शन मिलती है। अपने जैसे लोगों को भी ये कंपनी को सीक कर रहे होते हैं, अपनी जैसी या अपने से अबव लोगों को भी ये सीक करना चाहते हैं, उन लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, ये कभी भी लोगों को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते। अगर कोई इंसान आपको लगता है कि ये जो आगे मैं सिम्पटम्स बताऊँगी आपको लगता है कि वो पर्सन नार्सिसिस्टिक है, तो आपने ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उसने आपको डायरेक्टली अप्रोच ना किया हो। ये लोग कभी भी डायरेक्टली, इनमें इतनी ईगो होती है, ये ईगोसेंट्रिक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, सेल्फ सेंटर तो नहीं कह सकते, ईगो बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों में, और ये इतनी ईगो इनकी हाई होती है कि दूसरे इंसान को, कहते हैं ना, इंसान ना समझने वाली बात होती है। और दूसरे इंसान को अगर इन्हें अप्रोच करना है, जैसे इनको पता है कि फलाँ इनकी
सोसाइटी में जो है वो ब्रिगेडियर है या फलाँ बंदा जो है वो हाई रैंक पे है, किसी भी फ़ील्ड में या किसी भी ओहदे पे है, तो ये क्या करेंगे, ये उनको डायरेक्टली जाकर उनसे नहीं मिलेंगे, अप्रोच नहीं करेंगे। ये लोग इस तरह की कह सकते हैं आप इनको कि ये सियासी टाइप लोग होते हैं, गेमर टाइप लोग होते हैं। ये उन लोगों को फ़ोर्स कर देते हैं कि वो लोग इनको आकर अप्रोच करें, लेकिन डायरेक्टली ये कभी भी अप्रोच नहीं करते। बाज़ औक़ात अभी मेरे पास प्रीवियसली एक केस आया था जिसमें उसने कहा कि मेरी जो फियांसे है वो नार्सिसिस्टिक है, एनपीडी है। उन्होंने नेट से सर्च किया हुआ था जो भी था, समहाउ उन्होंने यूट्यूब से देखा होगा, आप लोग भी देखते हैं। और हम लोग ये वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि आप लोग अवेयर हों अपने इर्द-गिर्द के लोगों पता चले आपको कि इर्द-गिर्द के लोगों में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो आप उनको एड्रेस कर सकें, एजुकेट कर सकें कि आप जाकर हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपने कुछ बातें याद रखनी होती हैं, वो ये है कि आप कभी भी किसी भी पर्सन को टैग नहीं दे सकते कि वो पर्सन इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या कोई किसी भी डिसऑर्डर का शिकार है, ठीक है? आप ये कह सकते हैं कि आप के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, आप साइकोलॉजिस्ट से जाकर या साइकियाट्रिस्ट से जाकर हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर उसको टैग नहीं लगा सकते। अच्छा उसने मुझे कहा कि जो क्लाइंट था मेरा उसने कहा कि मेरी जो फियांसे है वो एनपीडी की पेशेंट है। तो मैंने कहा कि आप उन्होंने कहा मैंने नेट से सर्च किया है, मैंने यूट्यूब से देखा है, ये सब कुछ देखा। जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो उसमें मुझे पता चला कि उन्होंने उनकी फियांसे ने उनको खुद अप्रोच किया था, खुद प्रपोज़ किया था। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं दोबारा से एड्रेस कर रही हूँ, ये लोग कभी भी आपको अप्रोच डायरेक्टली नहीं करते और ना ही आपको प्रपोज़ करेंगे अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसे लोग पाए जाते हैं। एक दफ़ा आप इन लोगों के जो है वो कहते हैं ना जाल में आ जाएँ, उसके बाद इन लोगों के नज़दीक या इन लोगों की नज़र में आपकी अहमियत कम होना स्टार्ट हो जाती है। आपको वैल्यू देना कम कर देते हैं ये लोग। आप लोग इसीलिए इन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैंने पहले भी बताया ये बहुत ही वेल ड्रेस्ड बहुत ही चार्मिंग किस्म की इनकी पर्सनैलिटी होती है और एक आम इंसान जो है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जब वो अट्रैक्ट हो जाता है, जब वो ट्रैप हो जाता है, देन जो है वो उसको पता चलता है कि इसके साथ वाक़ई कोई इश्यू है क्योंकि ये इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। आप उनको पता चल गया है कि यहाँ पे जो है वो मेरे पास आ गया है ये इंसान, जब ये इमोशनली उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो इंसान जो है वो इनकी जो कह सकते हैं कि वही चीज़ कह सकते हैं ट्रैप से निकल नहीं पाता। तब तक नहीं निकल पाता जब तक ये जो है वो विक्टिम जो है वो खुद ना उन लोगों को छोड़ दे। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि ये एक दफ़ा अप्रोच डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट अप्रोच करेंगे। आप लोगों से कोई ना कोई ऐसी गेम खेलेंगे कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जब अट्रैक्ट हो गए रिलेशनशिप में चले गए तो ये आपको कभी खुद नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? छोड़ने की बात भी नहीं करेंगे, कभी भी खुद नहीं छोड़ेंगे, आपको इमोशनली ब्लैकमेल, आपको इमोशनली टॉर्चर करना स्टार्ट कर देंगे, तब तक जब तक आप इन लोगों से पीछा या अपनी जान नहीं छुड़वा लेते, ठीक है? विक्टिम को यहाँ पे होता है कि विक्टिम जब तक इसके जाल में या ट्रैप में रहेगा, वो तब तक बर्दाश्त करता रहेगा। ये खुद कभी भी उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए एनपीडी के बारे में या एनपीडी के पर्सन किस तरह से होते हैं, पेशेंट जो है उनमें कौन-सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं जिसके रिस्क फैक्टर्स की तरफ। इनके रिस्क फैक्टर्स में आपके पास जो चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले आ जाते हैं जेनेटिक। कोई भी डिसऑर्डर है उसमें जेनेटिक का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जेनेटिकली इनके फैमिली में या इनके बैकग्राउंड में कोई इस तरह की एनपीडी का पर्सन पाया जाता है तो एनपीडी की पर्सन की जो क्वालिटीज़ हैं वो आगे इनमें क्लाइंट्स में शिफ्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं इनके जेनेटिक्स के अलावा इनकी पेरेंटिंग स्टाइल्स में। अब पेरेंटिंग स्टाइल में 2 तरह के स्टाइल्स इनको अफ़ेक्ट कर सकते हैं। एक तो वो स्टाइल होता है जिसमें पर्सन जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, उनकी हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं। एक तो होता है नॉर्मल लेवल का, हर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो अच्छा करते हैं अपने बच्चों के लिए लेकिन एक नॉर्मल लेवल तक। लेकिन जब आप अपने बच्चों को एक ओवर अटेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एडमायर करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दूसरे बच्चों से जो है वो अलग करने की कोशिश इस तरह से कि कुछ पेरेंट्स मैंने देखे हैं, इस तरह से पेरेंटिंग कर रहे होते हैं कि वो अपने बच्चों को अगर बच्चा दूसरा जो बच्चा आया है पड़ोसी का या जो भी रिलेटिव्स का बच्चा है, तो वो उससे बात करने चाह रहा है या उससे खेलना चाह रहा है या उसके खिलौनों से खेलना चाह रहा है, तो बजाय इसके कि अगर वो बच्चा इनकार कर रहा है, बजाय इसके कि पेरेंट्स उसको समझाएँ कि बेटा ऐसे नहीं होता, आप इनके साथ खेलो, आप इनके साथ ये भी आपकी बच्चा ही है वो भी सामने वाला। इस तरह से समझाने के बजाय पेरेंट्स क्या करें कि पेरेंट्स जो है वो उसको एडमायर करना स्टार्ट कर दें कि आपने उसके साथ नहीं खेलना, ये तो बहुत ही नाज़ुक-सा है हमारा बच्चा और ये बहुत जो है वो इसके तो मतलब खिलौने भी यहाँ से आते हैं, वहाँ से आते हैं और ये सारी चीज़ें कुछ पेरेंट्स कर रहे होते हैं ना
कि इसके जो वाइट से बेचती हैं, जो भी रिलेटिव बायर होता है उससे बेचती हैं, फलां जगह से बेचती हैं, ये तो बहुत ही महंगी चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। अगर आपने पेरेंटिंग इस तरह से की है तो आगे चल के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा एनपीटी का शिकार होगा। इसके अलावा अगर पेरेंटिंग में बहुत लैक ऑफ अटेंशन है और पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में और बच्चे को अहमियत नहीं दे रहे, तो भी ये रिस्क फैक्टर काज होता है। एक नॉर्मल लेवल की पेरेंटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है किसी भी बच्चे की लाइफ के लिए, किसी भी बच्चे की फ्यूचर के लिए, बजाय इसके कि आप उसको ओवर अटेंशन दें या फिर अटेंशन दें ही ना। नेक्स्ट अगर बात करें चाइल्डहुड ट्रॉमास की भी, पेरेंट्स की अगर सेपरेशन हो गई है या कोई और ट्रॉमा है, फिजिकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, तो इसमें भी आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है जो प्रेवलेंस, और प्रेवलेंस में आपके पास जो एनपीटी है वो 0.5% पाई जाती है जनरल यूनाइटेड स्टेट पॉपुलेशन के अंदर, और इसमें आपके पास 2 to 16% हु सीक हेल्प फ्रॉम द मेंटल। अब उन्होंने ये भी लिखा है कि 0.5% पाई जाती है, जिसमें से 2 से 16% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट या प्रोफेशन से जो है वो अपने राब्ता किया है और अपनी हेल्प को जो है वो उन्होंने सीख किया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये जो है वो मेल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है? मेल में ये जो डिसऑर्डर है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात की जाए तो सबसे पहला जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है आपके पास आ जाता है अ प्रोग्रेसिव पैटर्न ऑफ ग्रैंडियोसिटी। मैंने पहले कहा था इन लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोसिटी होती है, फैंटेसी होती है इनके बिहेवियर में, इनकी इमोशंस में, इनकी मतलब इन लोगों को ये लग रहा होता है ये पता नहीं कौन से मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जिनको जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर की तरह ट्रीट किया जाए, किसी महफिल में जा रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोसिटी होती है। दौलत को लेकर, अपनी अपने जो खूबसूरती होती है, ब्यूटी होती है, उसको लेकर, अपने लव को लेकर, पार्टनर को लेकर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नीड फॉर एडमायरेशन and lack of empathy beginning by early adulthood and present in variety of contexts as indicated by 5 of the following। अब यहाँ पे आपको जो कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं इनमें से 5 का होना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट आ जाता है हैव अ ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। यहाँ पे अपनी सेल्फ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है ये इंसान, पहले हम इसको इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? एक्सग्रेटेड अचीवमेंट एंड टैलेंट एक्सपेक्ट टू द रिकॉग्नाइज्ड एज सुपीरियर विदाउट। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि जब हम अचीव करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एज अ नॉर्मल पर्सन हम अचीव करते हैं तो वो हमारे लिए खुशी का बायस बनता है। हम हैप्पी होते हैं, हमारी स्ट्रेस रिलीज हो सकता है हम अगर टैलेंट की बेस पर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग जो होते हैं, अब ये टैलेंटेड भी हो सकते हैं लेकिन कुछ में से ज़्यादातर की तादाद ये होती है कि ये लोग इतने टैलेंटेड नहीं होते हैं, ठीक है? और क्या कह सकते हैं कि ये लोग रियलिटी में इतने टैलेंटेड नहीं होते हैं, रियलिटी में वर्स होते हैं जितना वो सोच रहे होते हैं अपने बारे में कि इन्होंने इतना अचीव कर लिया। अब हो सकता है कि वो छोटी-सी अचीवमेंट हो लेकिन ये बढ़ा-चढ़ा आपको बात करेंगे, बढ़ा-चढ़ा आपको बताएँगे अपने टैलेंट के बारे में, अपनी अचीवमेंट के बारे में और अपने आप के बारे में, ठीक है? चाहे सामने वाले ने अगर कुछ बड़ा अचीव कर भी लिया है तो वो भी इनके लिए एक नागवार सी चीज़ होती है क्योंकि इनमें जेलसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जेलसी का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है और इनके वो उसकी अचीवमेंट में, सामने वाले की अचीवमेंट में कुछ ना कुछ कमी निकाल कर ही आपको बताएँगे। अदरवाइज़ जो अपनी अचीवमेंट होती है उसको हमेशा जो है वो बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं और जो है वो बताएँगे छोटी-सी अचीवमेंट के बारे में भी आपको बार-बार, बार-बार उसका ज़िक्र करेंगे, जहाँ पे भी होंगे। Is preoccupied with fantasies of unlimited success, पावर, ब्रिलियंस, ब्यूटी और आइडियल लव। अब यहाँ पे मैंने पहले चीज़ क्लियर कर दी थी, इनको सक्सेस के बारे में फैंटेसी होती है। अब ये लोग ऐसे होते हैं जो सोचते ही रहते हैं, सिर्फ वो कहते हैं ना कि आप सोच, अब हम इंसान की भी बात करें तो हम भी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं लेकिन ये अपनी फैंटेसीज में गुम होते हैं, लेकिन उन फैंटेसीज को अपनी रियलिटी में भी अप्लाई करते हैं। आम पर्सन को पता होता है कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, तो उसे पता है कि अभी वो मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं है। उसको रियलिटी से कॉन्टैक्ट होता है उसका कि अभी मैं वो प्रेज़ेंट में किस हाल में हूँ। वो सिर्फ़ सोच रहा है कि मैं फ्यूचर में अल्लाह करे कि मैं ऐसा हो जाए मेरे साथ कि मैं जो है वो अच्छी पोस्ट पे चला जाऊँ या मुझे अच्छा घर, गाड़ी सब मिल जाए। ये सब हम सब की ये विश होती है, लेकिन ये जो लोग होते हैं इनमें सिर्फ़ फैंटेसीज़ पाई जाती हैं। ये कोशिश नहीं करते, ये सक्सेस के लिए आपके पास स्ट्रगल करते हुए नज़र नहीं आते। सिर्फ़ अपनी फैंटेसीज़ को अप्लाई करते हैं अपनी रियलिटी के ऊपर और कुछ ना होने के बावजूद इनको एडमायरेशन चाहिए होती है। ये अपने आप को ब्रिलियंट कहते हैं, अपने आप को ब्यूटीफुल कहते हैं, अपने लव को आइडियल लव कह रहे होते हैं और बाद में इनकी रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। बिलीव दैट
he or she is special and unique and can only be understood by or should associated with other special or high status people. अब यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि ये लोग जो होते हैं वो स्पेशल पीपल्स और हाई स्टेटस पीपल्स के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, लेकिन वो भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये लोग लोअर क्लास स्टेटस या लोअर स्टेटस पीपल्स के साथ इसलिए कांटेक्ट में रहते हैं ताकि वो इनकी तारीफ करते रहें। अपने मेयार के और अपने मेयार से हाई लोगों के साथ इनको बैठना उठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ये चाहते हैं कि उन लोगों के साथ घूमें। अब वो उन लोगों के साथ घूमेंगे तो ही दूसरे लोग इनकी तारीफ करेंगे ना। जैसे बाज़ औक़ात लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि फलाँ बंदा तो यार वो फलाँ सियासतदान के साथ घूम रहा होता है, वो तो बड़ी पार्टी है, वो बड़ी पार्टीज़ के साथ घूमता है, वो इस तरह से करता है। अब हम लोग इसलिए उनकी तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि वो बड़े और बड़े हाई स्टेटस लोगों के साथ घूम रहा है। तो इनकी भी यही कोशिश होती है कि हाई स्टेटस लोगों के साथ जाए ताकि लोग इनकी तारीफ़ करते रहें, इनको एडमायर करते रहें, इनको अहमियत देते रहें, तो ये चीज़ इनके साथ आती है। फोर्थ वन इज एक्सेसिव, ये हम बात कर चुके हैं। फिफ्थ वन इज हैज अ सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्पेशली फेवरेबल ट्रीटमेंट और ऑटोमेटिक कंप्लेंट्स विद हिज और हर एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पे इनको जो होता है वो अपनी फीलिंग्स अपनी जो इनकी आपके पास हो जाती हैं, क्या कह सकते हैं इसको कि इन लोगों को एडमायरेशन का तो बहुत ज़्यादा ही वो होता है शौक कि हमें एडमायर किया जाए, हमें अनरीजनेबली, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं होती, ठीक है? इसके पीछे कोई आपके पास वो चीज़ नहीं होती कि इनको एडमायर किया भी जाए। उसके बाद आपके पास आ जाता है is interpersonally exploited, take advantages of other to achieve his or her own hand। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमने पहले पढ़े हैं, उन डिसऑर्डर में जितने भी लोग होते हैं वो चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, पैसे से फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग जो होते हैं वो लोगों से फ़ायदा उठाते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, हँसते हुए आपको मिलेंगे, हर किसी के साथ जो है वो हँस कर बैठेंगे, हँस कर मिलेंगे, लेकिन अंदर से इनमें जेलसी पाई जाती है। आपको कभी भी ये नहीं चाहते, आपको अपनी आपकी अचीवमेंट्स को कभी भी नहीं चाह रहे होते ये लोग। आपको नहीं चाहते कि आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे, ठीक है? तो ये चीज़ भी इनके अंदर आती है और ये लोग आपके पास क्या कह सकते हैं कि अपने अचीवमेंट्स के लिए दूसरों का यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरों को इमोशनली टॉर्चर भी करते हैं ये लोग और क्योंकि इनमें लैक ऑफ एम्पैथी पाई जाती है। आपके पास इज़ अनविलिंग टू रिकॉग्नाइज़ और आइडेंटिफाई विद फीलिंग्स और नीड ऑफ अदर। दूसरों की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरों की कोई नीड नहीं है, इनकी अपनी नीड्स हैं, इनकी अपनी ज़रूरियात हैं जिसके लिए दूसरों को अहमियत देते ही नहीं है ये लोग, ठीक है? दूसरों को यूज़ करते हैं ये लोग। जैसे वो कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग कभी भी रिलेशनशिप को ना तो स्टार्ट करते हैं, ना ही रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं। ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अब यहाँ पे रिलेशनशिप को ख़त्म क्यों करते हैं नहीं करते, वो आपने कहानी तो सुनी होगी, एक वो मिलता है किसी को, मुझे प्रॉपर्ली याद तो नहीं है लेकिन मैं उसको रिकोट करने की कोशिश करती हूँ कि सोने की मुर्गी वाली कहानी, कि सोने की मुर्गी वाला वो जिस इंसान को मिली थी उसने ज़िबा कर दी थी। अब यहाँ पे ये जो लोग होते हैं, ये लोग ज़िबा नहीं करते, ये लोग उस इंसान को कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी से जाने का नहीं बोलेंगे, अपनी ज़िंदगी से डिटैच नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों को ये होता है कि ये हमेशा हमारे लिए प्रॉफ़िटेबल रहेगी, हमें यूज़ में आती रहेगी, हमें अंडा जो सोने का अंडा वो दे रही है, ये जो भी बेनिफिट्स इसको उनसे वो ले रहे हैं वो देती रहेगी, ठीक है? और बजाय इसके कि उसको उसके बदले में उनको कोई कंपनसेशन दी जाए या उनको कोई एडमायर किया जाए उन लोगों को, ये उनके बदले इस एडवांटेजेस के बदले में उनको जो है वो इमोशनली टॉर्चर कर रहे होते हैं। is often envious of other and believe that others are envious of him or her। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है कि ये लोग जो होते हैं, ये लोग आपके पास जो होते हैं क्या कह सकते हैं कि इनमें की जो हसद की फीलिंग्स होती हैं ना, वो मैंने पहले बताया ये लोग बहुत ही जेलस किस्म के होते हैं, बिलीव करते हैं और इनका बिलीव ये होता है, ये इनकी थिंकिंग ये होती है कि लोग इनसे जेलस हो रहे हैं, हालाँकि ऐसा नहीं होता। बल्कि ये लोगों से जेलस खुद हो रहे होते हैं, लोगों की गाड़ी देखकर, लोगों की चीज़ें देखकर, लोगों की खूबसूरती देखकर, लोगों की पर्सनैलिटी देखकर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास शो एरोगेंट और हॉन्टी बिहेवियर और एटीट्यूड। अब आपके पास ये ऐसा बिहेवियर शो करेंगे जो आपके पास क्या कह सकते हैं कि एरोगेंट बिहेवियर, मगरूर किस्म का बिहेवियर होगा। इनका मैंने एटीट्यूड, इनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इनमें सिर्फ ईगो ही तो होता है, बाकी कोशिश वगैरह तो इतनी कुछ कर नहीं रहे होते, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर शो करना चाह रहे होते हैं और डिसडिनायफुल के अपने आप को किसी भी किस्म की
कोई भी अगर इनको कोई इंसान कहता है ना कि आपके अंदर ये कमी है या आपके अंदर ये कोई पर्सनैलिटी में या आप कहता है कि आपने जो अचीवमेंट की है ये इतनी अच्छी नहीं है, तो ये इस चीज़ को जो है वो डिनाई कर देते हैं, इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, ठीक है? और लोगों को इसलिए जो है वो हँसकर मिलते हैं क्योंकि उनको ये इनके माइंड में चल रहा होता है कि कहीं न कहीं ये लोग जो है हमारे काम आएँगे। और दूसरी चीज़ आपके पास वही चीज़ के दूसरे लोगों को इसीलिए अप्रोच करते हैं कि वो लोग इनके काम आएँगे और इनके पीछे इसका कोई मकसद नहीं होता है। इनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती है क्योंकि रिलेशनशिप्स में तो आपके पास रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आपने कुछ शेयर करना है जिसके बदले में दूसरा इंसान आपसे शेयर करेगा, ठीक है? गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इनके लिए गिवन का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, इनका सिर्फ टेक का कंसेप्ट होता है कि हमने रिलेशनशिप से फ़ायदा लेना ही लेना है, ये चीज़ लेनी ही लेनी है और उसके बदले उनको इमोशनली टॉर्चर। ट्रीटमेंट में बात करते हैं तो आपके पास इसके ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो आ जाता है ट्रीटमेंट मेथड दैट इज़ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी दैट्स मीन द टॉक थेरेपी। और टॉक थेरेपी में आपके पास जो सीबीटी आप इनमें यूज़ कर सकते हैं और एक और चीज़ कि इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिमोल्ड करने या फिर इनको मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो ये हेल्प नहीं लेना चाह रहे होते हैं, अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे होते क्योंकि उनमें एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है। ये लोगों की बात नहीं सुनते। इन पे सीबीटी लगा सकते हैं और एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस चलता है इनका, बहुत लॉन्ग टर्म थेरेपी चलती रहती है इनकी। उसके बाद मेडिकेशन इतनी लेस मेडिकेशन इसमें यूज़ होती है। मेडिकेशन सिर्फ़ उस सेंस में यूज़ होती है जब इनको इनके इस डिसऑर्डर के साथ कोई और डिसऑर्डर एसोसिएट हो, जैसे कि एंग्ज़ायटी होना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाए। अब आप पूछेंगे कि इनको ये चीज़ें कहाँ से आ गई, ठीक है? जबकि ये लोग तो दूसरों की फीलिंग्स को अहमियत ही नहीं देते। अब यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जब इनको अहमियत नहीं मिलती, जब इनको तारीफ़ नहीं मिलती लोगों से, जब इनको इनके अचीवमेंट्स पे इनको जो है वो लोग इस तरह से इनकी ख़ामियाँ बताना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि ये लोग जो है वो एंग्ज़ायटी में का शिकार हो सकते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं क्योंकि इनके लिए सबसे अहमियत की चीज़ ये है कि इन्होंने तारीफ़ लेनी है सबसे, इन्होंने जो है वो एडमायरेशन हासिल करनी है, हर कीमत पे हासिल करनी है। इनके लिए ये कोई ऑक्सीजन का काम कर रही होती है। जब वो ऑक्सीजन इनको नहीं मिलती, तो ये लोग स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार हो सकते हैं। हो सकता है कि ये लोग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्होंने किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न नहीं किया तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। उसकी बेस पर भी इन लोगों को मेडिसिन दी जाती हैं, चाहे वो आपके पास एंटी डिप्रेसेंट हो या एंजाइटिस हो या कोई भी डिपेंड करता है पर्सन की जो आपके पास कंडीशन है उसके ऊपर। इसके अलावा इन लोगों को ग्रुप थेरेपी भी दी जा सकती है। ग्रुप थेरेपी के अलावा फैमिली थेरेपी भी दी जा सकती है। अब इन लोगों के साथ रहना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये लोगों को इतना इमोशनली टॉर्चर करते हैं, चाहे वो इनकी फैमिली है, चाहे वो इनके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो इनका हस्बैंड है, चाहे उनका रिलेशनशिप में इनका फियांसे है या जो भी कह सकते हैं आप, किसी भी किस्म का रिलेशनशिप है, तो इन लोगों के साथ रहना बहुत ही टफ चीज़ होती है। बहुत ही टफ लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि एक क्या कह सकते हैं कि इन लोगों के लिए जो फैमिलीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं ये लोग। तो उनको लिए भी थेरेपीज़ अप्लाई करना या उनको थेरेपी देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इन लोगों के साथ आपने किस तरह से रहना है, इन लोगों को किस तरह से मैनेज करना है, इन लोगों को किस तरह से आपने डील करना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं इनकी फैमिलीज़ को। और इवन बाज़ औक़ात ग्रुप थेरेपी में हो सकता है कि इन लोगों के साथ-साथ इनके फ्रेंड्स या इनके सोशल सर्कल को भी बताया जाता है। उसके बाद इनको बताई जाती हैं जी सेल्फ हेल्प स्ट्रैटेजीज़ जो कि ये सीबीटी में भी आ सकती हैं, ठीक है? सीबीटी में इसके ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के बाद इनको जो है वो कुछ स्ट्रैटेजीज़, कुछ टेक्नीक्स सिखाई जाती हैं जिसकी वज़ह से अपनी मदद आपके तहत ये लोग कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक मैनेजफुल वे में अपनी लाइफ़ को जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। ये वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है जी नार्सिसिस्टिक नॉर जिसको कह सकते हैं आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को इन डिटेल हमने उसमें बात की है डेफिनेशन पे, उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे, उसके आपके ट्रीटमेंट मेथड पे भी हमने बात किया और इसके अलावा कुछ अदर सिम्टम्स पे भी बात की है। ये लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे अपनी सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन आपकी फैमिली में 1-2 ऐसा इंसान ज़रूर होता है हर किसी की फैमिली में जिसको आप समझते हैं कि बस ये बैठ गया तो अब इसने अपनी तारीफ़ें स्टार्ट कर देनी है, अपने किस्से कहानी स्टार्ट कर देने हैं। वो किस्से और कहानियाँ जिसमें उसको लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ अचीव
किया है, वो किस्से और कहानियाँ जिसमें उसको लगता है कि मैंने यहाँ पे बहादुरी का काम किया है, जिसमें लोग मुझे एप्रिशिएट करेंगे, जिसमें लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, और वो किस्से और कहानियाँ जिसमें कुछ लोगों ने उसकी तारीफ़ की होगी, बड़े लोगों ने उसकी तारीफ़ की होगी, तो वो कहेगा, वो आपको सुनाएगा कि फलाँ बंदे ने मेरी इस बात पे तारीफ़ की थी और उसने कहा था कि आप तो बहुत ही आला किस्म के इंसान हैं और आप में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इन लोगों को अगर आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी किसी भी वर्क सर्कल में देखते हैं तो इनको एड्रेस किया जाए, इनको आगे रेफ़र किया जाए साइकोलॉजिस्ट के पास, इनको एजुकेट किया जाए कि ये लोग हेल्प ले सकते हैं और अपनी एक लाइफ़ को एक अच्छे तरीके से इसको स्पेंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इसमें और हिस्ट्रॉनिक में डिफ़रेंस करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं। बाकी मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिसऑर्डर के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।